आज हम क्लास 10 के लास्ट ईयर यानी कि 2019 के कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। पहले सेक्शन में थ्योरी पेपर रहता है और दूसरे सेक्शन में प्रैक्टिकल यानी कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आपका आने वाला एग्जाम है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आईसीएसई ने डिक्लेयर किया है कि 5 मई से होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में वो कुछ इस तरह का होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, और आपका जो ये थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों मिला करके आपका रहेगा वो आपका 2 आवर्स का रहेगा। प्रैक्टिकल बोलने का मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग का बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन बी में है और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपका सेक्शन ए में है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको काफ़ी केयरफुली रीड करना है, जैसे कि आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली, यानी कि आपको जो पेपर मिलेगा उसी पेपर में आपको आंसर्स लिखने हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स। क्वेश्चन मिलने के बाद 15 मिनट तक आपको लिखने की कोई अनुमति नहीं होगी, कोई परमिशंस नहीं होगा। आप उस वक्त क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। वही लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 3 में कि दिस टाइम इज टू बी स्पेंट इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो वक्त आपको 15 मिनट मिलेगा क्वेश्चन मिलने के बाद, उसमें आप हड़बड़ा कर लिखना शुरू मत कर दीजिए। उसमें क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़िए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कौन सा हार्ड है। फिर शॉर्ट करिए कि हाँ इजी वाला क्वेश्चन पहले बनाएंगे, हार्ड वाला क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, इस तरह से। The time given at the head of this paper is the time allowed for writing the answers. और जो आपको टॉप में टाइम दिख रहा है that is 2 आवर, ये आपको टोटल टाइम मिला है सेक्शन ए और बी को सॉल्व करने के लिए। This paper is divided into 2 sections. 2 सेक्शन में ये टोटल पेपर डिवाइडेड होगा आपका। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, जो कि आपका अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस सेक्शन से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन बी से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की अनुमति होगी, यानी कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। आप उनमें से चूज कर लेना जो आपको क्वेश्चन इजी लगे, आपके लिए सही है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी 4। The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets. जो एक क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग जो आपको मार्क्स है वो आपको ब्रैकेट्स में दिया हुआ है क्वेश्चन के बगल में। अब सेक्शन ए जो कि आपका 40 मार्क्स का है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि नेम एनी 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई 2 बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 2 आपको लिखना है बेसिक प्रिंसिपल। और वैसे तो उप्स का बहुत सारा प्रिंसिपल है, लेकिन उनमें से हमें कोई 2 लिखने के लिए कहा गया है, और वो है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। आप चाहे तो कोई और 2 प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं जो आपको याद रहेगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 का बी। राइट अ डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? ऑपरेटर्स इन जावा चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया गया है ऑलरेडी। तो डिफरेंस देखिए कुछ ऐसा है कि द ऑपरेटर्स विच एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। वैसे ऑपरेटर जो कि एक सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। वहीं बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा? तो द बाइनरी ऑपरेटर्स और द ऑपरेटर्स विच रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या मतलब होता है? जैसे कि ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, ये सब ऑपरेंड है। तो द ऑपरेटर विच रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स फॉर देयर एक्शन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। वैसे ऑपरेटर जिन्हें 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वैसे ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं।
एंड यूनरी ऑपरेटर दे आर प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं। लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, आप लोग देखे भी होंगे कि a प्लस प्लस या प्लस प्लस a लिखते हैं, या फिर b माइनस माइनस या माइनस माइनस b लिखते हैं। तो ये हो गया आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हो गया आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि यूनरी ऑपरेटर का ही हिस्सा है। बाइनरी ऑपरेटर कैसा होगा, तो दे आर मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि a प्लस b, ये एक बाइनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल हो गया। अब अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर सी, नेम द कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। मुझे वो कीवर्ड लिखना है जिससे मैं ये इंडिकेट कर सकूं, ये बता सकूं मेरे प्रोग्राम को कि मेरा जो मेथड है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो जब हम अपने मेथड में कुछ रिटर्न नहीं करते तो उस वक्त हम एक कीवर्ड लिखते हैं, अपने मेथड के नाम के आगे एक कीवर्ड रिटर्न टाइप लिखा जाता है। तो अगर हम लोग कुछ रिटर्न करना होता है तो हम लिखते हैं इंटीजर, अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है तो इंटीजर, अगर फ्लोट रिटर्न करना है तो फ्लोट, और अगर कुछ रिटर्न नहीं करना होता है तो हम यहाँ लिखते हैं वॉइड। वॉइड एक ऐसा कीवर्ड है जो कि आपको नो रिटर्न को दर्शाता है। नेक्स्ट सी का 2 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द कीवर्ड विच मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल। वो कौन सा कीवर्ड है जिसके हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बना सकते हैं, तो वो है स्टैटिक। स्टैटिक वो कीवर्ड है जिसके द्वारा हम किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को एक क्लास वेरिएबल बना सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर डी, राइट द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ सॉर्ट एंड फ्लोट डेटा टाइप्स इन बाइट। सॉर्ट और फ्लोट डेटा टाइप का जो मेमोरी का स्टोरेज है, कैपेसिटी है, साइज है, उसे आपको बताना है बाइट्स में। मतलब जो भी आपका कैपेसिटी बताओगे उसका यूनिट बाइट्स होना चाहिए। तो उसका आंसर होगा शॉर्ट के लिए है 2 बाइट का मेमोरी कैपेसिटी और फ्लोट के लिए है 4 बाइट्स का। चलिए बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ई, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग टोकेन्स। नीचे में जो लिखा हुआ है आपको नाम, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है और नाम लिखना है टोकेन्स का। मतलब कि ये क्या कहलाएगा, पब्लिक को हम क्या कहते हैं, पब्लिक का मतलब क्या होता है, तो पब्लिक का मतलब होता है कीवर्ड। पब्लिक एक कीवर्ड है। सिंगल कोट्स में अगर ए लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये एक लिटरल है। डबल इक्वल टू अगर मेरे पास है तो ये एक ऑपरेटर है, और ब्रैकेट्स हैं तो इसे हम सेपरेटर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स इफ एंड स्विच केस। इफ एल्स इफ और स्विच केस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सवाल था 5, उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इफ एल्स इफ और स्विच केस के बीच में। इफ एल्स इफ में क्या देखें, कोई पॉइंट नंबर 1 कि इट इवैल्यूएट इंटीजर, कैरेक्टर एंड पॉइंटर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप और बुलियन टाइप। इवैल्यूएट करता है, इफ एल्स इफ कंडीशन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकता है, कैरेक्टर को इवैल्यूएट कर सकता है, पॉइंटर को इवैल्यूएट कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट को भी इवैल्यूएट कर सकता है, या फिर बुलियन टाइप को भी इवैल्यूएट कर सकता है। बोलने का मतलब यह है कि अगर हम इफ कंडीशन के अंदर में एक इंटीजर वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं तो भी ये चेक कर पाएगा। अगर इसके अंदर में कोई कैरेक्टर को चेक करते हैं तो भी चेक कर पाएगा, अगर कोई पॉइंटर को चेक करते हैं तो भी चेक कर पाएगा। हालांकि पॉइंटर क्या है इसको आपने नहीं पढ़ा है, फिलहाल इतना जान लें कि पॉइंटर भी कुछ एक हमारे पास टोकेन्स है। फ्लोटिंग पॉइंट अगर है, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्लोट, डेसिमल पॉइंट, और बुलियन, बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ये सारे चीज़ों को जो है इफ कंडीशन चेक कर पाता है। वहीं अगर बात करते हैं स्विच केस का, तो स्विच केस सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और साथ ही साथ कैरेक्टर को भी इवैल्यूएट कर पाता है। तो यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, दैट इज कैरेक्टर वैल्यू को भी ये इवैल्यूएट कर पाता है। स्विच केस कैरेक्टर को कर पाता है इवैल्यूएट और इंटीजर वैल्यू को। अब बात करते हैं इफ एल्स इफ का, तो विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट।
क्या एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये डिपेंड करता है आउटपुट पर। किसके आउटपुट पर? इफ स्टेटमेंट के आउटपुट पर। तो आप अगर मान लीजिए कोई इफ स्टेटमेंट लिखे हो और इसमें कुछ कंडीशन डाले हो, कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है, कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इफ वाला कंडीशन काम करेगा या इसके बाद लिखा हुआ एल्स वाला कंडीशन काम करेगा। और वहीं स्विच केस क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। यूजर जो वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहेगा, स्विच केस उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। वहीं इफ एल्स इफ जो होता है, ये कंडीशन जब सही होगा तभी इफ के अंदर घुसेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स के पास जाएगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अगले पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास कुछ यहां पर कोड लिखे हुए हैं, उनका आउटपुट क्या होगा ये फाइंड करना है। हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का और उसका नाम है p इज इक्वल टू 20 और q इक्वल टू 19। तो ये जो मेरा p के अंदर में वैल्यू है ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, डबल कोट्स के अंदर में है, इसलिए एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और वहीं q भी एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है, दैट इज 19, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहां पर जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इस जगह पर देखें, इंटीजर a इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट p। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि a के अंदर में मेरा जो ये p है वो जो पहले स्ट्रिंग में था वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद a के अंदर में स्टोर हो गया। वैसे ही b नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर में स्टोर हो रहा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है 19, तो 19 जो है वो इंटीजर के फॉर्म में b के अंदर में स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं a और b को, तो देखें इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा 2019, क्योंकि शुरू में आपका जो a है वो प्रिंट हो रहा है जो कि 20 है, और फिर आपका है b का वैल्यू जो कि आपका 19 है, ये आपका प्रिंट होगा स्क्रीन पर। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहाँ पर लिख रहा है कि a इक्वल टू 20 जो हम यहाँ पर लिखे हैं ऑलरेडी, b इक्वल टू 19 जो यहाँ लिखे हैं, और फाइनली 20 प्लस डबल कोट्स के बीच में स्पेस है, फिर 19 वो प्रिंट हो जाएगा। What are the various types of errors in Java? जावा में कितने तरह के अलग अलग एरर्स प्रेजेंट हैं? तो देखें जावा में टोटल 3 तरह के एरर प्रेजेंट हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा, तो इसका आंसर होगा सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। अगला सवाल हमारा है स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ RES। RES एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा और इसका वैल्यू क्या स्टोर होगा इसके अंदर में, ये आपको बताना है जब ये फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा उसके बाद। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर का वेरिएबल है ch इक्वल टू, उसके अंदर हम स्टोर किए हैं 9 को, और ये RES नाम का एक वेरिएबल है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं है फिलहाल। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर में जो वैल्यू स्टोर होगा उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। तो RES इक्वल टू लिखा हुआ है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया है कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो आपको बताना है कि क्या 9 एक कैरेक्टर है कि नहीं। डेफिनेटली 9 एक कैरेक्टर है, तो इसलिए ट्रू जो है वो RES के अंदर में स्टोर हो जाएगा, और ट्रू स्टोर हुआ है इसीलिए इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा बूलियन। तो इसका रिजल्ट देखिए वही है, बूलियन इसका रिजल्ट होगा। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट मेथड ऑलवेज रिटर्न बूलियन रिजल्ट, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर E। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च टेक्निक। तो लीनियर सर्च बाइनरी सर्च के बारे में ऑलरेडी आप पढ़े हो, तो उसके बारे में देखो यहां पॉइंट नंबर 1 कहता है कि लीनियर सर्च वर्क्स विथ
बोथ फॉर सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड डेटा। आपका अगर डेटा जो भी दिया हुआ है वो अगर सॉर्टेड है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो भी काम करेगा लीनियर सर्च, और अगर सॉर्टेड नहीं है तो भी ये लीनियर सर्च उस पर वर्क करेगा, यानी लीनियर सर्च को आप वहां वर्क करवा सकते हो। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए स्पेशल कंडीशन होता है कि अगर आप अपने डेटा के लिए बाइनरी सर्च टेक्निक का यूज करना चाहते हो तो आपको अपने डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। और दूसरा वाला पॉइंट डिफरेंस क्या है, देखो कि लीनियर सर्च बिगिंस एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे दैट इज 0th पोजीशन। जो लीनियर सर्च होता है ये हमेशा किसी भी एरे के सबसे इनिशियल पोजीशन से शुरू होता है, और किसी भी एरे का इनिशियल पोजीशन होता है 0 नंबर पोजीशन, 0th पोजीशन। तो लीनियर सर्च हमेशा सर्चिंग टेक्निक को स्टार्ट करता है सबसे पहले पोजीशन से, यानी कि 0 पोजीशन से। वही बाइनरी सर्च जो है ये डिवाइड कर देता है किसी भी दिए हुए एरे को 2 इक्वल हाफ्स में, यानी कि 2 इक्वल हिस्से में बांट देता है। एंड द डिजायर्ड डेटा आइटम इज सर्च इन द हाफ्स। जैसे कि मान लो मेरे पास टोटल 10 नंबर्स दिए हुए हैं, तो 10 नंबर को 5-5 नंबर के ग्रुप में बांट देगा, और फिर उस नंबर को, जो नंबर तुमको सर्च करना है उसको देखेगा कि वो किस साइड है। अगर वो इस साइड में है तो वो सर्च करना यहीं शुरू करेगा, अगर वो इस साइड में है तो सर्च करना इस साइड शुरू करेगा। अब वो डिसाइड कैसे करता है इसके बारे में तो तुम जानते ही हो, क्योंकि उसका टेक्निक तुम्हें पता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्वेश्चन कहता है कि राइट ए जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस तरह का क्वेश्चन कि कुछ आपका स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा कि इसका जावा में कैसे स्टेटमेंट लिखा जाएगा। चूंकि जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे हम जावा में कैसे लिखेंगे इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले हमको पता करना होगा कि जो स्लाइड में 2 आपको लाइंस दिख रहे हैं ये सब क्या है। इसे हम कहते हैं मोड कहते हैं, या फिर मॉड्यूलस कहते हैं, और उसके अंदर में है x² प्लस 2xy। तो इसे अगर जावा में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मोड के लिए हमारे पास एक मेथड है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स है, उसका नाम है ABS, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। मोड क्या करता है, ये मोड का मतलब होता है अगर मान लो -4 में है और हम मोड लगा दिए हैं तो मेरा रिजल्ट जो होगा वो +4 में आएगा, और अगर +4 में ही है मेरा तो मोड लगाने से वो प्लस ही रहेगा। तो मोड का ये काम है जो कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो हमारे पास जावा में मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स में ABS नाम का एक मेथड है जिसका हम यूज करेंगे ये मोड को लगाने के लिए। अब क्या है आगे इसके बाद देखें, math.abs हमने लगा दिया, और उसके अंदर में x² के लिए x × x लिख दिया हमने, फिर मेरा प्लस है अगेन 2, फिर हम मैथ में तो लिख देते हैं 2xy, बट जावा में लिखना पड़ता है 2 × x × y, इसलिए हमने लिखा है 2 × x × y। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी हमारा है राइट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे लिखे हुए फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट का डेटा टाइप क्या होगा। जैसे स्टार्ट्स विथ, कोई भी मेथड, अगर कोई भी मेरे पास स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में हम स्टार्ट्स विथ को यूज कर रहे हैं, तो स्टार्ट्स विथ हमेशा चेक करने का काम करता है। स्टार्ट्स विथ हमेशा चेक करने का काम करता है कि कोई भी लिखा हुआ स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है। अगर स्टार्ट्स विथ हम यहाँ ई लिखते हैं, लिखा हुआ स्टेटमेंट कोई मेरा एग है, तो अगर मेरा ये लिखा हुआ स्टेटमेंट पहला वाला ई होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट जो होगा मेरा ट्रू आएगा। और अगर मेरे पास मान लो कोई स्टेटमेंट है फैन, तो डेफिनेटली ये जो शुरू हो रहा है ये तो ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट्स विथ जो है वो या तो ट्रू रिजल्ट देता है या तो फॉल्स रिजल्ट देता है। इसका मतलब ये हमेशा एक बूलियन डेटा को रिटर्न करेगा। वहीं अगर बात करते हैं रैंडम का, तो रैंडम क्या एक ऐसा मेथड है जो कि 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर को प्रिंट कर सकता है।
तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 का होगा वो आउटपुट आपका आएगा डेटा टाइप बूलियन का, और दूसरा जो होगा वो होगा डबल का, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आपको डिस्प्ले करेगा वो डेसिमल पॉइंट में होगा। 0.1, 0.002693 इस तरह से है मान लीजिए कोई नंबर, तो जो भी नंबर आपका 0 और 1 के बीच में रैंडमली देगा वो एक डबल टाइप का वैल्यू होगा, इसलिए रैंडम हमेशा एक डबल डेटा टाइप का वैल्यू ही रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर सी, इफ द वैल्यू ऑफ बेसिक इक्वल टू 1500, हमारे पास एक वेरिएबल है, इसका नाम है बेसिक, इसके अंदर में 1500 स्टोर किया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। और मेरे टैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर में, जो मेरा टैक्स नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर में क्या वैल्यू स्टोर होगा इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करने के बाद। तो देखने से साफ लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये टर्नरी ऑपरेटर का स्टेटमेंट है। टर्नरी ऑपरेटर हमारे ऑपरेटर्स इन जावा चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें कहता है कि अगर ये आगे में लिखा हुआ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो मेरा पहला वाला वैल्यू प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो मेरा दूसरा वाला वैल्यू एज अ आउटपुट प्रिंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा बेसिक का वैल्यू है दैट इज 1500, वो तो डेफिनेटली 1200 से बड़ा है, इसका मतलब ये रिजल्ट जो है ये ट्रू आएगा, इसलिए मेरा आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट में मेरा 200 प्रिंट होना चाहिए। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर डी, जो कि एक एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट फाइंड करने बोला है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि कितना बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम अच्छे से करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, कि आपको कोड को देखना है कितना रिजल्ट होगा इसका, साथ ही साथ ये लूप जो है वो कितना बार एग्जीक्यूट करेगा इसे भी बताना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये लूप मेरा शुरू होता है i के वैल्यू 5 के साथ, और इसके बाद क्या है, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डेफिनेटली 5 जो है वो बड़ा है, या इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा है 1 से। तो इसके बाद कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये रिजल्ट ट्रू होने की वजह से ये कंडीशन लूप के अंदर आएगा, कंट्रोल लूप के अंदर आएगा। अंदर हम चेक कर रहे हैं कि i mod 2 डबल इक्वल टू 1 हो रहा है क्या। तो i का वैल्यू 5 है, 5 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 1 होगा, डेफिनेटली ये 1 होगा, क्योंकि 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 होगा, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, और ये जो मोड का साइन है ये रिमाइंडर को फाइंड करता है। तो डेफिनेटली ये मेरा जो है ट्रू हुआ। ट्रू होने की वजह से मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। कंटिन्यू एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूट होने के बाद इसके आगे में लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, वो सीधा चला जाएगा i माइनस माइनस के पास। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे ही i का वैल्यू 4 होगा फिर चेक करेगा क्या 4 बड़ा है या इक्वल है 1 का, डेफिनेटली बड़ा है। तो इससे क्या हुआ, कंट्रोल सही हुआ, मेरा आ जाएगा लूप के अंदर में। अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या 4 mod 2 डबल इक्वल टू 0 होता है। तो भैया 4 जो है 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता ही नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। इसके फॉल्स होने पर मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि i का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। i का वैल्यू 4 है, 4 प्रिंट हुआ, ये मेरा आउटपुट है। ओके, इसके बाद क्या होगा, मेरा i माइनस माइनस के पास जाएगा। i माइनस माइनस यानी कि हो जाएगा i का वैल्यू 3। चेक करेंगे क्या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, डेफिनेटली है। i का लूप के अंदर में फिर से, तो यहाँ पर चेक करेगा 3 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 1 होता है, डेफिनेटली 3 जो है वो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 देता है। फिर से कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा, और कंटिन्यू एग्जीक्यूट करने की वजह से ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि प्रिंट नहीं होगा कुछ। अगेन वैल्यू चला जाएगा कहां पर, i माइनस माइनस के पास। तो i का वैल्यू हो जाएगा 2। चेक करेंगे क्या 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डेफिनेटली है। अंदर आएगा लूप का, चेक करेंगे क्या 2 mod 2 डबल इक्वल टू 1 होता है, डेफिनेटली नहीं होता। 2 mod 2 डबल इक्वल टू 1 होता ही नहीं है, माफ करिएगा यहाँ पर 1 होगा, कि यहाँ पर तो हमारा 1 है ना, डेफिनेटली। तो 2 mod 2 डबल इक्वल टू 1 तो नहीं होता है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुआ। तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो सीधा आ जाएगा प्रिंट होने के लिए, तो प्रिंट हो जाएगा मेरा 2। इसके बाद मेरा कंट्रोल जाएगा i माइनस माइनस के पास, तो i का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर चेक करेंगे क्या 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो भाई ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इसका मतलब कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, और ये फिर से कंट्रोल लूप के अंदर में आएगा। चेक करेंगे क्या 1 mod 2 डबल इक्वल टू 0 डबल इक्वल टू 1 होता है। तो देखते हैं चलो कि क्या हम 1 को
2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 0 0 तो रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब ये कंडीशन सही हुआ तो मेरा जो कंटिन्यू है एग्जीक्यूट कर जाएगा और मेरा आई का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। तो आई का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा तो सीधा चला जाएगा मेरा कंडीशन इसके पास, कंट्रोल आई माइनस माइनस के पास, तो आई का वैल्यू हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चेक करेंगे क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। इसका मतलब मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ फॉर लूप का, मेरा पूरा लूप खत्म हो गया। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो होगा 4 और 2 और इसका कितना बार एग्जीक्यूट किया 1 2 3 4 5। क्या ये इस वाले एग्जीक्यूशन काउंट करेंगे? चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो तो आया है 4 और 2, डेफिनेटली वही मेरा आउटपुट भी आया है। और इसका जो नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट किया है वो कितना आया है 5 टाइम, यानी कि ये 1 टाइम 2 3 4 5। ये जो मेरा यहाँ पर 6 टाइम दिख रहा है ये तो लूप एग्जीक्यूट नहीं किया ना, यहाँ पर खाली कंडीशन चेक हुआ, लूप एग्जीक्यूट नहीं किया है। लूप एग्जीक्यूट किया है 5 बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच में ये मेरा फॉलोइंग 3 डिफरेंसेस हैं। इन कॉल बाय वैल्यू द मेथड क्रिएट्स इट्स न्यू सेट ऑफ वेरिएबल टू कॉपी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड वर्क विद देम। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो मेथड होता है वो अपना खुद का एक नया सेट ऑफ वेरिएबल क्रिएट करता है और उसमें वो कॉपी करता है वैल्यू को, एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को, और फिर वो अपना काम करता है। तो जो सेट ऑफ वेरिएबल क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, जहां पर एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को कॉपी किया जाता है। एक्चुअल पैरामीटर कहां होता है? एक्चुअल पैरामीटर होता है मेन में, फॉर्मल पैरामीटर होता है आपका मेथड के पास। वही कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि इन कॉल बाय रेफरेंस रेफरेंस यानी कि एड्रेस, रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर is passed on to the method. No new set of variable is created. कॉल बाय रेफरेंस में जो वेरिएबल का एक्चुअली एड्रेस है उसे ही पास कर दिया जाता है आपका मेथड के पास। एक्चुअल पैरामीटर के जो एड्रेस होते हैं उसे मेथड को पास कर दिया जाता है। इसमें कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है, यानी कोई भी फॉर्मल पैरामीटर क्रिएट नहीं होता है। कॉल वैल्यू में क्या होता है देखिए, पॉइंट नंबर 2 कि एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर। हम अगर फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज करें तो उसका सीधा असर कभी भी एक्चुअल पैरामीटर में नहीं दिखता। तो देखें एक्चुअल पैरामीटर कौन सा होता है, फॉर्मल पैरामीटर कौन सा होता है, बता देते हैं। मान लें आपने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड ऐड नाम का। ऐड के अंदर लिखे हो आप इंटीजर a कोमा इंटीजर b। तो ये जो आपने लिखा है इंटीजर a कोमा b, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है। वहीं अगर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args के अंदर आप लिखते हो और यहाँ पर आप लिखते हो, सपोज कर लें कि इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड इंटीजर b इक्वल टू 20, और फिर आप इस मेथड को कॉल करते हो अपने ऑब्जेक्ट के हेल्प से। सपोज कर लो ऑब्जेक्ट का नाम है p डॉट, अगर आप कॉल करते हो ऐड और a कोमा b लिखते हो तो ये a कोमा b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर, जिसके वैल्यूज जो होंगे वो यहाँ पर कॉपी होंगे। सेकंड नंबर पॉइंट कॉल बाय रेफरेंस का, एनी चेंज मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर। जो भी आपका चेंज होगा इसके फॉर्मल पैरामीटर में, उसका रिफ्लेक्शन आपको उसके एक्चुअल पैरामीटर में देने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फॉर्मल पैरामीटर होगा वो कोई नया वेरिएबल नहीं होगा, वो एक्चुअली आपका यहाँ से भेजा गया एड्रेस है। और आप अगर उस एड्रेस में कोई चेंज करते हो तो उसका सीधा असर तो डेफिनेटली उसके यहाँ पर पड़ना ही पड़ना है। अब पॉइंट नंबर 3, primitive data types are passed by call by value and reference type like object array are passed by call by reference। चलिए अब पॉइंट नंबर F देखते हैं कि give the output of the following math.sqrt math.max 9,16। तो सबसे पहले आप शुरू करोगे हमेशा अंदर वाले मेथड के साथ। तो अंदर मेथड है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 9 और 6 में मैक्सिमम वैल्यू है 9 और 16 में मैक्सिमम वैल्यू है 16।
जो आपका ब्रैकेट में रह जाएगा। और बाहर में क्या है, बाहर में है math.sqrt। तो math.sqrt यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। ये आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगा, आउटपुट हो जाएगा 4। और चूंकि SQRT एक डबल टाइप के वैल्यू को रिटर्न करता है हमेशा, इसको याद रखिएगा, इसीलिए आपका रिजल्ट हमेशा 4.0 के फॉर्म में आएगा, या फिर कुछ भी आपका नंबर जो होगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास दो स्ट्रिंग वेरिएबल है S1 एंड S2। S1 के अंदर में है फाइनिक्स है, फाइनिक्स S1 के अंदर में है, और आइलैंड जो है वो S2 के अंदर में है। और हम यहाँ पर कुछ मेथड्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। देखें, S1 डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेकर के जितने भी वैल्यू होंगे लास्ट तक, 0 से लेकर जितने वैल्यू लास्ट तक होंगे वो सारे जो हैं वो आ जाएंगे इस प्लेस पर। फिर डॉट है, डॉट दे दिया हमने। फिर कॉनकैट नाम का मेथड यूज कर रहे हैं। कॉनकैट क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। और यहां पर फिर से सब स्ट्रिंग है, और इस बार जो हम लोग स्ट्रिंग लिए हैं वो स्ट्रिंग नंबर 2 लिए हैं, S2 डॉट सब स्ट्रिंग 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2। तो 2 से एक घर पीछे का वैल्यू को छोड़ देगा, 2 से एक घर पीछे का वैल्यू जितना भी है, यानी कि I और S को ये हटा देगा, और LAND जो है वो आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और दोनों ही साथ में होगा क्योंकि हम लोग कॉनकैट का इस्तेमाल किए हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रिंट के ऊपर, system.out.println S2.to अपर केस। S2 जो हमारा होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि सबको, ये जो मेरा S2 नाम का वेरिएबल के अंदर में आइलैंड है, ये टोटल जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का जो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया वो आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Evaluate the following expression if the value of x equal to 2, y equal to 3 and z equal to 1। आपके पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसे इवेल्युएट करना है, जहां पर x का वैल्यू दिया हुआ है 2, z का वैल्यू दिया हुआ है 1 और y का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है x, तो x का वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। फिर हमारे पास है प्लस का ऑपरेटर, तो प्लस देंगे। फिर माइनस माइनस जेड है, माइनस माइनस जेड का मतलब होगा पहले वैल्यू घटेगा, तो 3 से घट के z का वैल्यू 1 है, 1 से घट के हो जाएगा 0। फिर है प्लस, तो हमने प्लस दे दिया। फिर है y प्लस प्लस, y का वैल्यू 3 है पहले, तो 3 लिख देंगे, पहले यूज होगा। प्लस इस प्लस प्लस के वजह से जो y का वैल्यू है 4 हो चुका है, और वो 4 होगा लास्ट में, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 4 3 7 2 9 इसका रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। बिल्कुल वही प्रिंट हो रहा है डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर आई, स्ट्रिंग x, एक x वेरिएबल का, एक एरे टाइप का वेरिएबल है x, इसका टाइप है स्ट्रिंग, और इस x नाम के वेरिएबल के अंदर में कुछ वैल्यूज स्टोर हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर हम आपका IoT, और एक है मशीन लर्निंग, और एक है बिग डेटा। लास्ट में एक ब्रैकेट होता जो छूट गया है बाय मिस्टेक यहां पर। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 वैल्यू हमारे पास है। अब आपको बताना है कि पहले नंबर क्वेश्चन में कि x3 में कितना होगा, x ऑफ 3 में, यानी कि मेमोरी नंबर 3 में x वेरिएबल का मेमोरी नंबर 3 में क्या स्टोर है। तो ये हो गया आपका 0 नंबर मेमोरी, ये हो गया आपका 1 नंबर मेमोरी, ये हो गया 2 नंबर मेमोरी, ये हो गया 3 नंबर मेमोरी। तो 3 नंबर मेमोरी में आपका स्टोर है बिग डेटा। वही अगर आप बात करते हैं कि x डॉट लेंथ का वैल्यू कितना होगा, तो देखें कितना है, 1 2 3 4, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 4। देखिए बिग डेटा पहला प्रिंट हुआ और लेंथ हो गया 4। और आज के इस सेक्शन ए को हम खत्म करेंगे H नंबर क्वेश्चन के साथ, और इसका सेक्शन बी हम देखेंगे अगले वीडियो में। व्हाट इज मीन्ड बाय पैकेज, गिव एन एग्जांपल। तो a package is an organized collection of classes which is included in the program as per the requirement of the program। पैकेजेस जो होते हैं वो बहुत सारे क्लासेस का कलेक्शन होता है, और उन क्लासेस के अंदर में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स होते हैं। हमारे ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्रामिंग्स उसके अंदर में ऑलरेडी किए हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल java.io पैकेज जो है,
ये एक पैकेज है जिसके अंदर में आपको इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इस IO नाम के पैकेज के अंदर में स्टोर रहेंगे। हम इनको यूज करेंगे तो हम इनपुट आउटपुट के सारे काम को कर सकते हैं। तो आई होप सेक्शन ए आपको समझ में आया होगा और ये 2019 का था। लास्ट ईयर हम गलती से आपको बोल दिए थे ये 2019 का था, तो ये 2020-2019 तो पिछले साल वाला है क्वेश्चन ये सेट। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि हम आपको वहां हेल्प कर सके। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में सेक्शन बी के साथ, 2019 के ही सेक्शन बी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुश रहें, गुड बाय।